नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा हेतु निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। और बच्चों, यह रचना जुड़ी है हिंदी साहित्य जगत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी से। और इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद की एक बहुत साधारण सी तस्वीर देखी और बच्चों, उस तस्वीर ने उनके मन को ऐसा छुआ कि उन्होंने उस पर एक व्यंग्य लेख लिख डाला। और इस लेख में बच्चों, परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी एवं सौम्यता के साथ साथ एक लेखक की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति, अवसरवादिता और पाखंड भरे जीवन पर तीखा व्यंग्य किया है। बच्चों, पाठ पढ़ने से पूर्व आइए जान लेते हैं पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी के विषय में। उनके व्यक्तित्व की छाया उनकी रचनाओं में साफ साफ झलकती है। आइए पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, यानी 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो वो स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। और जो उन्होंने लेख लिखे उनकी संसार में काफ़ी सराहना हुई। और बच्चों, जबलपुर से वसुधा नामक एक पत्रिका निकाली, वह भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। सबसे आगे है परसाई जी की कृतियाँ, यानी उनकी मुख्य रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है। और अंत में ये निबंध संग्रह है इनका, वैष्णव के फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग की श्रद्धा का दौर। और ये सारे जो व्यंग्य संग्रह हैं ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध हुए और लोकप्रिय भी। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। यानी लेखक ने शोषण के विरुद्ध बहुत अधिक लेख लिखे हैं और उन पर व्यंग्य किया है। और उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, यानी लोगों में एक नई चेतना जगाता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और यह जो लेख लिखा है ना बच्चों लेखक ने, यह केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल लोगों को हंसाना नहीं है, बल्कि समाज में एक आदर्श उपस्थित करना है। और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा क्लिष्ट नहीं है, लेकिन संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यानी उनका तीखापन बढ़ जाता है, क्योंकि वो सीधा सीधा समाज पर व्यंग्य करते हैं। अब प्रेमचंद के फटे जूते, इस निबंध में क्या बताना चाहा है लेखक ने, जान लेते हैं। इस निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। अभी मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। तो आइए बच्चों, आरंभ करते हैं पढ़ना निबंध प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक कहते हैं, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी,
कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। तो देखिए बच्चों, लेखक के सामने वह चित्र है जिसमें उनकी पत्नी भी उनके साथ है और किस तरह का उनका स्वरूप उसमें दिखाई दे रहा है, उसका लेखक ने ये वर्णन किया है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, यानी जो फोटो खिंचवाई है उसमें लेखक ने कैनवस के जूते पहने हुए हैं। कैनवस एक तरह का मोटा कपड़ा होता है, तो और जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं, बेतरतीब लापरवाही से बंधे हुए हैं। जिसके बंद का मतलब जो लेसिस आप जिनको कहते हैं, वो डोरी सी जो जूतों में बांधने के लिए होती है उसे कहते हैं। और लापरवाही से उपयोग के कारण उनके सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है, क्योंकि वो उन बंदों का यानी उन लेसिस का बड़े लापरवाही से प्रयोग करते थे। बंध गया तो भी ठीक है, नहीं बंध गया तो भी ठीक है, आधा खुला रह गया, तो जिसके कारण क्या है बच्चों, उनके कोने पर लगी हुई, ऊपरी सिरे पर लगी हुई लोहे की पतरी निकल जाती है। वो लोहे की पतरी इसलिए होती है ताकि छेदों में आसानी से वो बंद डल सके, लेकिन जब पतरी नहीं रही तो छेदों में डालने में बहुत परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी जैसे भी उनको डाल करके बांध लिया जाता है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। और बच्चों, ये सब फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेखक क्या कहते हैं आगे कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ, फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक सोच में पड़ जाता है लेखक की वह वेशभूषा देखकर। तो वो कहते हैं अगर फ़ोटो, वरना सामान्य रूप से क्या होता है बच्चों कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा बनते संवरते हैं, है ना, अपने बाल भी ठीक से कर लेंगे, कपड़े भी अच्छे से पहनेंगे ताकि फ़ोटो अच्छी आए। लेकिन प्रेमचंद जी ने इनमें से किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा। तो इसीलिए लेखक ने एक बार सोचा कि अगर फ़ोटो खिंचवाने की इतनी साधारण ड्रेस है तो सामान्य रूप से पहनने की कैसी होगी। फिर अपने आप ही उनके मन में विचार आता है, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। यानी प्रेमचंद जी जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर से हैं, उनमें दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा विचार स्वतः लेखक के मन में आ जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। साहित्यिक पुरखे क्यों कहा, क्योंकि प्रेमचंद जी बहुत ही लोकप्रिय, गढ़े हुए और जाने माने साहित्य के अंदर पूरी तरह से समाये हुए ऐसे व्यक्ति हैं। इसीलिए उनको साहित्यिक पुरखे का कहकर पुकारा है लेखक ने और कहा है, पूछना चाहा है, क्या तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। तो लेखक कहते हैं प्रेमचंद जी को, अगर आप धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो क्या हो जाता, जो तुम्हारी फटे हुए जूते में से अंगुली दिखाई दे रही है कम से कम यह ढक जाती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर लाए होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, उपहास है, एक व्यंग्य है। लेखक स्वयं ही देखो प्रश्न करता है और स्वयं ही उसका जवाब देता है। तो वो कहता है कि बड़ी बेपरवाही से खड़े हुए हो, और बेपरवाही से खड़े हैं कब, जब उनकी इतनी साधारण फटी पुरानी उनकी पोशाक है, फटे हुए जूते हैं, अंगुली बाहर दिखाई दे रही है। सामान्य व्यक्ति होगा तो वो इन सब चीज़ों में अपना अपमान महसूस करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात तो वो इस तरह के हुलिये में फ़ोटो खिंचाएगा ही नहीं।
तो लेखक क्या कहते हैं, इस पर भी बड़ा विश्वास झलक रहा है तुम्हारे चेहरे पर। और फोटोग्राफर ने जब कहा होगा रेडी प्लीज़, तो बड़े दर्द के साथ, बड़ी कठिनाई से मुस्कान होठों तक आने लगी होगी कि तभी फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच दी होगी और थैंक यू कहकर कह दिया होगा। तो स्वयं ही लेखक कहते हैं ये जो अधूरी मुस्कान है वह सचमुच बड़ी विचित्र है। मुस्कान नहीं, इसमें उपहास छिपा हुआ है और व्यंग्य है। व्यंग्य किस पर है? आज के समाज पर। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। लेखक पुनः फ़ोटो की गहराई में जाते हैं, प्रेमचंद जी के चेहरे पर छाए भावों को पढ़ते हैं तो वो क्या पाते हैं? कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या नहीं खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। तो लेखक केवल अनुमान लगा रहा है कि शायद इसलिए लेखक ने प्रेमचंद जी ने फ़ोटो खिंचवाई होगी। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेखक क्या कहता है? उनकी पोशाक को देखकर, उनके उस हुलिये को देखकर जो बड़ा लापरवाही भरा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी लेखक को उनमें एक अटूट विश्वास दिखाई देता है, एक व्यंग्य दिखाई देता है। तो लेखक कहता है उस व्यंग्य के भीतर भी एक दर्द है। एक बार लेखक कहता है कि मैं उसको देखकर, उस तुम्हारी अधूरी मुस्कान को देखकर मन करता है जैसे मैं रो पड़ूं। लेकिन जो तुम्हारी आंखों में एक व्यंग्य दिखाई देता है, आज लोगों पर, आज की दुनिया पर, आज के स्वार्थी मनुष्य पर जो व्यंग्य दिखाई दे रहा है ना, और वो व्यंग्य से भरी मुस्कान है, वह मुझे रोक देती है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते हो। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है और तुमसे जूते मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी भी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो यहाँ लेखक ने बच्चों क्या बताने का प्रयास किया है, वह लेखक के माध्यम से, यानी प्रेमचंद जी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जो है अधिकांश लोग दिखावे की दुनिया में जीते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने वर दिखाना है, लड़के को कोई देखने आया तो दिखावे के लिए क्या होगा, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, उधार ले लेंगे। तो लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि अरे लोग तो उधार मांगी हुई मोटर से बारात तक निकाल लेते हैं, मोटर मांग लेते हैं, और यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक भी मांग ली जाती है। मतलब दिखावे की जो दुनिया है, इस कदर लोग दिखावे में खो चुके हैं कि वास्तविकता से वो बहुत दूर चले गए हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है कि लोग तो फ़ोटो भी इत्र चुपड़ कर खिंचाते हैं। इत्र का मतलब सेंट, जिसमें से खुशबू आती है। और जबकि बच्चों खुशबू कैसी होनी चाहिए? खुशबू हमारे में खुद की होनी चाहिए, अपनी सच्चाई की होनी चाहिए, अपने कर्मों की होनी चाहिए, और सच्चाई होनी चाहिए अपनी वास्तविकता की, यथार्थ की। इसीलिए लेखक ने कहा है कि गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। मतलब दिखावे की झलक जो है उसमें साफ साफ दिखाई देती है, और जिससे मुंशी प्रेमचंद कोसों दूर हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। तो देखो बच्चों,
टोपी 8 आने में मिल जाती है, यानी टोपी का मूल्य बहुत कम है। और जबकि टोपी सही मायने में क्या है, मान सम्मान की प्रतीक होती है। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम नहीं मिलते होंगे, मतलब जूते का मूल्य अधिक है, जूते महंगे हैं, जबकि जूता पैरों में पहना जाता है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोगों पर आधुनिकता का प्रभाव छाता जा रहा है और वैसे ही उनके मूल्यों का स्तर भी गिरता जा रहा है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मतलब वो बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद जी दिखावे से बिल्कुल दूर थे। वो जिस अपने वास्तविक स्वरूप में हैं वैसा ही समाज के सामने रखते हैं। और जबकि आज लोगों की प्रवृत्ति कैसी है, पाखंड की और दिखावे की है। यानी जूता जो भले टोपी से कीमती है, लेकिन बच्चों जूते का स्थान तो जूता ही है। वास्तव में टोपी है तो मान सम्मान का प्रतीक, लेकिन आज उसका स्तर बिल्कुल गिर गया है। और जूते का यानी जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, जिनकी विचारधारा, जिनके कर्म निम्न हैं, उनका महत्व तो बढ़ गया। और जो सही लोग हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, यथार्थ का जीवन जीते हैं, उनकी तुलना लेखक ने टोपी से की है और उसका जो है स्तर आज गिरता जा रहा है। जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका मान सम्मान घटता जा रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अब लेखक अपने विषय में बताते हैं कि मेरा भी जूता कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब आज के समाज पर, आज के स्वार्थी मनुष्य पर, आज के अवसरवादी मनुष्य पर लेखक ने बच्चों बहुत ही तीखा व्यंग्य किया है। वो कहते हैं कि स्वयं के माध्यम से कि देखो जूता तो मेरा भी फट गया, लेकिन मैंने क्या किया, लेकिन मेरा जो तला फटा हुआ है, जिससे क्या है चलते समय दुखी हो रहा है। और कभी भी वो तला अगर गिर गया रगड़ खाकर, पैर फटा हुआ तो है ही तला नीचे से, तो लहूलुहान भी हो जाता है, यानी वो चोट भी खाता है, उसको सहन कर लेता है, केवल दिखावे के चक्कर में कि उसकी अंगुली दिखाई न दे। तो लेखक क्या कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब कष्ट उठाकर भी, दिखावे की दर्द सहन करके भी हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं और तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। मतलब लोग अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं, तरह तरह से अपनी कमज़ोरियों को छिपाते हैं, लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, इससे आगे कल चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।